अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इस हद तक फ्रस्ट्रेशन आता है कभी कभी पाकिस्तान के हालात देख के कि मैं सोचता हूँ कि इतनी भी कोई मुर्दार कौम होती है। अभी मैं अपनी फैमिली को बिठा के मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये तस्वीर दिखाई। मैंने कहा ये एक बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट की अय्याश बीवी है जो आज से कुछ महीने पहले एक सड़क पे फुल नशे में धुत गाड़ी चला रही थी। कुछ लोग मारे गए। ये वहाँ पे उतर के डांस कर रही थी। ज़ाहिर इंडस्ट्रियलिस्ट की अरबपति की बेटी थी। थाने ले जाया गया, एक कमज़ोर एफआईआर काटी गई और उसको दुबई भगा दिया गया। सोशल मीडिया पे थोड़े दिन शोर होता रहा, फिर ख़त्म। आज इसको कोई भूल गया है, सब कुछ याद ही नहीं है। फिर आती है स्टोरी परसों की। एक जज का, सिटिंग जज का बेटा 16 साल का, एक करोड़ों रुपए की गाड़ी फुल स्पीड में इस्लामाबाद में दौड़ा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन रोड पे शाहराह दस्तूर। सिग्निफिकेंस देखें, दो लड़कियां, रात 12 बजे थे, दो लड़कियां स्कूटी पे घर जा रही थीं जॉब से वापसी पे। शाहराह दस्तूर पर दो लड़कियों की डेथ का मामला है। किसान वो स्कूटी पर आ रही थी और क्या हादसा हुआ, सोशल मीडिया पर 2 दिन से जेर बहस है कि एक जज साहब के बेटे हैं और उसने जो है अंडर एज है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, दो लड़कियों को टक्कर मारी और वो मौके पर जाँ भाग होगी। तो आगे इस केस में क्या अपडेट है? एफआईआर तो दर्ज होगी है, जो हमारे सामने, सबके सामने सोशल मीडिया पर आई। हमने जो है उसको अदालत में पेश होते भी देख लिया, 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हुआ। लेकिन मैं उनकी फैमिली का इंटरव्यू करना चाह रही थी। उनके भाई से मैं मुसलसल राब्ते में थी, अदनान तजम्मल साहब, जिनकी मदय्यत में जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो उनका कहना है कि अभी हम मीडिया टॉक करने की पोजीशन में नहीं है, मीडिया टॉक करेंगे, हमें कोई अपने केस की स्टडी करने दें। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिस पर हमारे तहफुजात हैं, उस फैमिली के तहफुजात हैं। सबसे पहले तो उस फैमिली का ये तहफुज है कि उस जगह की इतना डिप्लोमेटिक एरिया है, रेड जोन है, शाहराह दस्तूर है, इतना वीआईपी एरिया है, सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही ताकि सबूत सामने आ सके कि आखिर उस टाइम क्या हुआ था, किस तरह जो एक्सीडेंट हुआ, किस तरह उनकी डेथ हुई। दूसरा, वहां से जाए वकुआ से कोई भी क्राइम का जो भी वहां पर निशानी थी वो वहां से फौरन मिटाने की कोशिश की गई। हमें कोई भी ऐसा सबूत या शवाहिद नहीं दिया गया। एफआईआर तो दर्ज करा दी, एफआईआर मेरी मदय्यत में दर्ज हुई, मेरे वालिद का शनाख्ती कार्ड भी नंबर भी है, हमारी लड़की का भी नाम है, तकरीबन हमारी हर चीज, हर इंफॉर्मेशन है। लेकिन जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह, उसका वहां पर ना नाम है ना वालिद का नाम है। तो हमारा ये सवाल है और गुजारिश भी की उन्होंने मीडिया से कि इस बात को हाईलाइट करें कि उस लड़के के वालिद का नाम नहीं है, उस लड़के का नाम नहीं है, तो कैसी एफआईआर है। और तीसरा उनका कंसर्न ये है कि हमारी जो है बच्चियां, दो की डेथ हुई है, कि एक हमारी बहन थी, दूसरी दोस्त थी, लेकिन एफआईआर एक दर्ज की गई है। हम दोनों एफआईआर अलग अलग दर्ज कराना चाहते हैं। एक एफआईआर तो दर्ज हो गई है बोगस, लेकिन हम दूसरी एफआईआर भी कराना चाहते हैं और उसमें तमाम डिटेल भी लाना चाहते हैं और दरखास्त भी हमने दूसरी एफआईआर के लिए दी है, लेकिन अभी तक दूसरी एफआईआर नहीं हुई। तो हमारी कुछ क्राइम रिपोर्टर से और पुलिस के लोगों से बात, उनका कहना है कि अभी दूसरी एफआईआर दर्ज करने का कोई इरादा नहीं है, इसी एफआईआर पर केस को ट्रीट किया जाएगा। चौथा, उस फैमिली से मैंने पूछा कि एक बड़ी फैमिली, एक बासर फैमिली से उस बच्चे का ताल्लुक है, तो क्या आपसे राब्ता किया गया है? उनका कहना है कि हमसे डायरेक्ट राब्ता नहीं किया गया, एसएचओ के जरिए राब्ता किया गया कि वो दुआ के लिए आना चाहते हैं, जनाजे पर आना चाहते हैं। तो जनाजे पर तो कहते हैं उनकी फैमिली में से कोई नहीं आया, उनके शायद कोई रिश्तेदार आए थे और दुआ के लिए राब्ता किया जा रहा है एसएचओ के जरिए कि दुआ के लिए आना चाहते हैं, तो शायद कोई बातचीत की राह हमवार करना चाहते हैं। लेकिन उनकी फैमिली का कहना है कि अभी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जब ऐसे केसेस होते हैं तो दबदबा हो जाता है, लेन देन हो जाता है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम केस को परसू करना चाहते हैं और बार बार मीडिया पर हाईलाइट भी करेंगे। और साथ साथ ये पॉइंट्स हम अभी तक मीडिया पर इसलिए नहीं आ रहे कि हम अपने केस को मजबूत करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, और दोनों फैमिलीज एक एजेंडे पर आना चाहती है, एक पॉइंट पर आना चाहती हैं। और आखिरी बात, उन्होंने कहा, ये भी कहना था कि वो अंडर एज था, उसका जो भी आईडी कार्ड नंबर था वो भी एफआईआर में शामिल होना चाहिए था, जैसा कि हमारे आईडी कार्ड शामिल है, आईडी कार्ड के नंबर शामिल। तो ऐसी कोई भी चीज शामिल नहीं है, तो उसकी फैमिली का नाम क्यों नहीं आ रहा, उनकी बच्चे का नाम क्यों नहीं आ रहा, जब हमारी फैमिली का तमाम बायोडाटा वहां पर शामिल कर दिया गया। तो ये 3-4 तहफुजात हैं जो उनकी फैमिली से मेरी फोन पर बात हुई, तहफुजात बताए, सोचा आपसे शेयर कर लूं। और आइंदा भी जो भी अपडेट होगी कोशिश करूंगी कि मैं उनका इंटरव्यू कर सकूं, ताकि उनके मुंह से कुछ और चीजें जो वो चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो,
तो हम उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। अपने घर वालों की ब्रेड विनर थी दोनों, कुचल दिया दोनों को। एक लड़की मर गई, एक अभी जिंदा थी। पुलिस आई, लड़के ने कहा मैं तो फलां जज का बेटा हूँ। थानेदार का मुँह तर निकल गया। थानेदार ने फ़ोन किया जज साहब को, जज साहब आए भागते हुए। जज साहब ने कहा कि पहले तो, अच्छा उस लड़के के साथ 2 और लड़के बैठे थे। जज साहब ने कहा पहले तो इन 2 लड़कों को भगाओ, भगा दिया। अपने बेटे को कहा तुम घर जाओ, घर गया। अब थानेदार से कहा कि कमज़ोर सी FIR काटो, और बैठ के खुद FIR कमज़ोर सी लिखवाई। फिर बोला अब जाके पहले थाने में एक कमरा तैयार करो, AC लगा हुआ हो, डबल बेड लगा हुआ हो, फुल स्क्रीन TV हो, इंटरनेट हो, सब कुछ हो, गेम खेलने के लिए गेम का वो। अब तुम मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले जाओ उधर, उसमें कमरे में ठहरा दो। ये बहस कुछ दिन चलेगी सोशल मीडिया पे, सब भूल भाल जाएंगे। मुझे याद है कराची में जब मैं था, मेयर था, उसके कुछ अरसे बाद एक जतोई लड़का था, वडेरे का बेटा, जागीरदार का बेटा, लड़की को छेड़ रहा था। लड़की के भाई ने एतराज़ किया, उतर के उसको गोलियां मार दी भरी पब्लिक में। अब उस लड़के को ज़ाहिर इतना बड़ा केस बन गया, गिरफ्तार किया, लेकिन उसके लिए भी वही शाहाना किस्म के कमरे, और फिर बाद में उसको एक 5 स्टार हॉस्पिटल, जो कि 5 स्टार होटल जैसा होता है, वो अमीरों के ठहरने की जगह होती है, वहाँ पे एक फुल स्वीट बुक कराया उसके लिए, और उसको वहाँ रखवा था। कोई सज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। बाद में मेरा ख्याल है कि उसको छूट भी गया। ये ऐसे केसेस नॉर्मल हैं पाकिस्तान में। परसों एक 3 साल का लड़का फैसल मैन होल गटर में, ढक्कन नहीं था, गिर गया। 14 घंटे बाद उसकी लाश किसी कचरे वाले ने दूर कहीं नाले से निकाली। अब क्रेडिट लेने की बात है कि लाश किसने निकाली, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसने सोचा कि हमारा क्रेडिट है, लेकिन वो कचरा वाला आ गया सामने, उसने तो इंटरव्यू भी दे दिए थे, वीडियोस वायरल थी, उसको मारा पीटा गया कि तुमने क्यों ये क्रेडिट ले लिया। अजीज दोस्तों, उस मैन होल पे जो ढक्कन नहीं था उसका इल्ज़ाम सब एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अब जब ज़्यादा बात निकली कि यार मेयर पीपल्स पार्टी का, 17 साल से गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, कराची कोई गया गुजरा शहर नहीं है, पूरे पाकिस्तान को पालता है, आप साला एक ढक्कन नहीं लगा सकते। फिर वीडियो वायरल की गई कि ये देखें एक ट्रक उस ढक्कन के ऊपर से गुजरा था तो वो ढक्कन टूट गया था 13 दिन पहले। तो 13 दिन से आप मरे हुए थे। मेन गुलशन इकबाल एक शॉपिंग एरिया है जहाँ पे इतनी बड़ी सुपरमार्केट के सामने, सुपरमार्केट के गार्ड्स बाहर बैठे होते हैं कुर्सियाँ डाल के, कैमरे लगे हुए हैं जिससे वो ट्रक की वीडियो निकाली है। सुपरमार्केट इतनी बड़ी बिलियनर की सुपरमार्केट, मुझे ये बताएं उनका फ़र्ज नहीं था। मुझे याद है मेरी दुकान थी बेल्जियम में, तो बर्फ़बारी हुई ना, तो मैं तो नया पहली बार बिजनेस कर रहा था, तो मेरे कुछ गोरे दोस्त थे तो वो विजिट करने आए, तो बर्फ़बारी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये बाहर तुम्हारी फुटपाथ है ना, जो फुटपाथ मेरी नहीं थी, वो म्यूनसिपल की थी, वो फुटपाथ पे तुम्हें नमक डालना है, मोटा नमक। मैंने कहा क्यों? कहते हैं ताकि वो बर्फ़ पिघल जाए। तो मैंने कहा वो सरकार डालती है ना। बोला सरकार सड़कों पे डालती है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। अगर तुम्हारी दुकान के आगे कोई फिसल के टांग वांग टूट गई ना तो उसका हर्जाना तुम्हें भरना है। और यहाँ पे इतनी बड़ी सुपरमार्केट के सामने मेन हॉल खुला हुआ है, गटर खुली हुई है, और ये भाई साहब सत्तू पी के सो रहे हैं। अब मेयर साहब माफिया मांग रहे हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। ये जो नुकसान है अफसोसनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस हवाले से। बच्चे के दादा ने चंद और शिकायत इस हवाले से मुझसे की हैं, जो वो समझते हैं कि अगर उस मामले को भी देखा जाए तो शायद वो जो मुआशरे में कहीं हिस्स छुप गई है उसको हम उजागर करने में कामयाब हो पाएँ। तो उसको मैं एक बार चेक कर लूँगा, वेरीफाई करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह उसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ
शेयर करूँगा। और जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ, जिसके लिए मैंने आज आपके सामने बरमला सारी कौम के सामने भी नदामत का इजहार कर रहा हूँ, और उसके घर वालों के सामने भी इजहार किया है, माफ़ी मांगी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने किरदार से चीज़ों को ठीक कर पाएँ, मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जा पाएँ। बिकॉज़ बात करने से कि रिस्पॉन्स जो है रियासत की जानिब से, रिस्पॉन्स जो है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की परेशानी किसी और को मोल ना लेना पड़े। यार तुम्हारी माफ़ी का हमें क्या करना है? या तो उस वाक़े के बाद तुमने फ़ौरन एक्शन लिया होता। एक तो मैंने बताया है कि सीमेंट के आप वो ढक्कन बनाते हैं, उस पे से एक ट्रक गुजरता है, वो टूट जाता है। म्यूनसिपल वालों की चांदी है, हजारों ढक्कन बना के रखे होते हैं, ठेके दिए हुए होते हैं, आधे पैसे खा जाते हैं उसमें ऑफिसर सारे, ऊपर से जागीरदार मिनिस्टर और मेयर सारे उसमें हिस्सा होता है उनका। लोहे का नहीं बनाएंगे। किस किस्म की एक्सक्यूजेज हैं? आज भी इस वक्त कराची के गटर सैकड़ों बगैर ढक्कन के हैं। कल रात को बल्दिया टाउन कराची में एक और बच्चा गिर गया ऐसे ही मेन हॉल में। फौरन इलाके के लोग जमा हो गए, कोई अंदर कूदा, फौरन रस्सी से बांध के एक आदमी को उतारा गया, उसने आगे जाकर वो बच्चे को पकड़ के बचा लिया। हर वक्त ये नहीं होता। हमने जब मेयर बने थे तो पता नहीं क्या पागलपन था हमारा कि हमने चीज़ों को सुधारने की कोशिश की। ये ढक्कन वाली बात मैंने उठाई थी जब मेरे इलाके महमूदाबाद में एक बच्चा इसी तरह गिर गया। मैं रात को सो रहा था, 1-1:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि सर वहाँ पे पब्लिक जमा है, बच्चा गिर गया गटर में। मैं भागा, फ़ौरन कपड़े चेंज करके उतर के भागा, उधर पहुँचा। अब पूरी रात हम बैठे रहे, बच्चे को ढूंढते रहे, आखिर उसकी लाश ही मिलनी थी। ज़ाहिर है गटर में गिरने के बाद नाला नीचे बह रहा होता है, पूरे कराची का पानी होता है उसमें, गंदा पानी। मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने ये ढक्कन का मामला उठाया, लेकिन क्योंकि मसला ये है कि दिहाड़ियाँ लगती हैं, रिश्वत बनती है। हम पागल थे जो सीरियसली कोशिश करते रहे इन चीज़ों की। खुद ये लोग ज़्यादातर ढक्कन तो खुद लगा के दूसरे दिन उठा के ले जाते हैं म्यूनसिपल वाले, ताकि फिर नई फाइल बने, फिर नए ढक्कन 100 लगेंगे, उसमें बस पैसे बनेंगे, ऑन पेपर खरीदारी दिखा दी जाएगी, ख़त्म बात। ज़्यादातर ऑफिसर ने इस किस्म की ठेके की अपनी कंपनियां बनाई हुई हैं ऑन पेपर, जिसके नाम पे ये फाइलें बनती हैं, ठाक ख़त्म। यार हद हो गई। ये चीफ मिनिस्टर सिंध है, बादाम पिस्ते खाते हुए हेलीकॉप्टर में घूम फिर रहे हैं, पैसा है इनके पास सब कुछ। उस वाक़े के फौरन बाद क्या ये ड्यूटी नहीं थी कि सारे कराची के रातों रात ढक्कन लगाए जाते? मैन पावर है, पैसा है, सब कुछ है, नहीं? तो ये मैं अपनी फैमिली को बैठ के बता रहा था। मैंने कहा ये रहने जैसा माशरा है, ये सोसाइटी रहने जैसी रही है ज़रा भी? अब ये देखें कि ये मॉर्निंग शो चलाती है, 2 टके की इसकी लड़की है, इसका IQ के ऊपर कितने मीम बनते रहे हैं। और आज से नहीं, ये 15-17 साल से पाकिस्तान के हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट मॉर्निंग शो। और मेरी बीवी अक्सर ये मॉर्निंग शो लगाती है, मैं इसको बड़ा वो करता हूँ। मैं कहता हूँ यार तुम लोग पागल हो जो इसको देख रहे हो, जिसका IQ लेवल 0 है, जिसको दुनिया का कुछ पता नहीं है। मेकअप शेकअप करके आके 2 लड़कियाँ 2 आदमी बिठा के उनसे मॉर्निंग शो पे फजूल की बकवास की जाती है, मेकअप कैसे करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। ये कहती है कि मैं डिलीवरी फूड वालों से खाना मंगवाती हूँ ना, तो डिलीवरी बॉय आता है, उसको 100 रुपया देती हूँ और 2-4 रुपये उसके पास वापसी के लिए खुले नहीं होते।
तो मैं अपने ड्राइवर को कहती हूँ जाओ खुले लेके आओ। ये झूठ बोलते हैं, टिप लेने के चक्कर में होते हैं, खुले पैसे वापस ना देने पड़े इसलिए। मिलियंस ऑफ रुपीस ये ARY टीवी से कमाती है। इनकी नीयत देखें कि एक डिलीवरी फूड वाला आदमी जिसका जूते में मट्टी लगी हुई है, बेचारा बारिश तूफान धूप हर हालत में स्कूटर पर बैठ के तुम्हें देने आ रहा है, तुम्हें 5-10 रुपया देते हुए मौत आती है। ये सोसाइटी जरा भी रहने के काबिल है? ये कब्रिस्तान है। पाकिस्तान एक कब्रिस्तान बन चुका है। और मेरे जैसे पागल लोग पता नहीं, ये देखें ये बिलावल भुट्टो की बहन है। भुट्टो कहना भी सालों को पता नहीं क्यों ऐसे बेगैरत। ये जरदारी है, आसिफा जरदारी, पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी। क्योंकि जरदारी रंडवा है ना, तो प्रेसिडेंट है वो, तो उसने अपनी बेटी को फर्स्ट लेडी डिक्लेयर किया हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है। ये कहीं तकरीर कर रही थी आज से कुछ अरसे पहले, तो ड्रोन पे कवरेज होती है ना वीडियो की कैमरे के साथ, वो ड्रोन कंट्रोल से बाहर हो गया तो इसको इधर लगा। आप यकीन माने वो बेचारे जर्नलिस्ट की नौकरी गई, उसको कोई नौकरी पर रखता भी नहीं, वो बेचारे के घर में भूख मर रहे हैं लोग। केस बना उसके ऊपर कि शायद तुम कातिलाना हमला कर रहे थे। यार किस किस्म का मुल्क है। फिर मेरे एक दोस्त ने अभी मुझे एक मैसेज भेजा, वो पाक फौज जिंदाबाद वाला, मेरा कराची का दोस्त है, लंदन में रहता है, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाता रहता है। इसने मुझे एक मैसेज भेजा और हंसते हुए, तो मैंने उसने कहा कि बाबा जी फरमाते हैं कि 1947 में हमें पता चला कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, 1971 में पता चला कि मुसलमान मुसलमानों के साथ भी नहीं रह सकते, और 2025 में पता चला कि हम खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहते। मैंने उसके जवाब में यही भेजा, लेकिन आप पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहो। बिलीव मी, मैंने अपने 40-45 साल से मैं ये पूरी पॉलिटिक्स देखता आया हूँ, स्टडी करता हूँ। शुरू से मुझे इन चीज़ों का वो था, तो मैं शुरू से स्टडी करता हूँ। मैंने 84 के इलेक्शन अमेरिकन, उसमें कितना इंटरेस्ट लिया था। मैं सऊदी अरब में नया नया गया था जॉब करने, तो मैं अपने फादर के साथ रहता था, तो वो ऑफिस से न्यूज़ वीक और टाइम मैगजीन हर हफ्ते का लेके आते थे, तो मैं पढ़ता था। 1988 के इलेक्शन अमेरिका के कवर किए। 1984 में रोनाल्ड रेगन के मुकाबले पे जेराल्ड मोंडियल, जो कार्टर का वाइस प्रेसिडेंट था, वो खड़ा हुआ था। और डेमोक्रेटिक पार्टी के इंटरनल जो इलेक्शन होते हैं पहले के, कौन नॉमिनेट होगा, तो उसमें जेराल्ड मोंडियल के खिलाफ गैरी हार्ट खड़ा हुआ था। मैं उस हद तक स्टडी करता था चीज़ों की। मैंने अपनी इस पूरी लाइफ में ऐसी मुर्दार कौम नहीं देखी। बांग्लादेश वाले गलत चीज़ के लिए सही अमेरिका के कहने पे उठे तो, नेपाल वाले उठे तो, श्रीलंका वाले उठे तो, तुम मुर्दारों तुम कब उठोगे? बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। अपने एक तो पर्सनल हालात हैं, उस पर कम फ्रस्ट्रेशन होता है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। और फिर जब देखता हूँ पाकिस्तानियों की हरकतें सोशल मीडिया पे, ए भगवान, कहाँ जाए आदमी।